नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कबीर। शुरुआत हेडलाइंस। बिल्डरों पर लगाम लगाने के लिए राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पास, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर जोर, एडवांस रकम का 70% प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा कराना जरूरी। संसद के दोनों सदनों में गूंजा विजय माल्या का मामला। राहुल गांधी ने पूछा, माल्या को कैसे जाने दिया गया विदेश। वित्त मंत्री ने दिलाई पात्रों की मामले की याद। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज। बीजेपी के बाद एजीपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। ममता बनर्जी का लगातार तीसरी बार कांग्रेस सीपीएम पर हमला। एनजीटी ने जुर्माना भरने के लिए श्री रविशंकर को कल तक की दी मोहलत। आध्यात्मिक गुरु ने कहा, जेल जाना मंजूर पर नहीं देंगे जुर्माना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना को मंजूरी। 8,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गैस खोजने की नई मूल्य नीति पर कैबिनेट की मुहर। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने वाला रियल एस्टेट बिल आज राज्यसभा से पारित हो गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। वहीं एआईएडीएमके इसे राज्यों के अधिकारों में दखल की उसने बात कही और विरोध किया। बिल के कानून बनने पर बिल्डर्स फ्लैटों की गुणवत्ता और तय वक्त पर घर देने के लिए मजबूर होंगे। विधेयक में रियल एस्टेट नियामक बनाने और दोषी पाए जाने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। राज्यसभा में गुरुवार को भू संपदा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास विधेयक 2015 को पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भरोसा दिलाया कि विधेयक में राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है। राज्य बिल के नियमों में कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। States have the power to reduce it below 500 also, and also or even 8 apartments also you can bring it down. This power in this very bill itself is given to the states. So let us leave it to the wisdom of the states depending on the situation. इससे पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सदन में रियल एस्टेट बिल पेश किया। 500 square meters are 8 apartments. Even the small people also brought in. The carpet area is defined, and then both the developers and consumers have to pay interest at the same rate for any delay. If there is a delay, there is an interest also. Aggrieved buyers can also approach 644 consumer courts available at the district level. चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेसी कुमारी शैलजा ने बिल में दलित और गरीब लोगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए प्रावधान जोड़ने की मांग रखी। There was we had given one suggestion that it should also have a clause for non-discrimination. A non-discriminatory clause should be there. The people coming from the downtrodden sections of the society, the Dalits or any other, so they are discriminated against. They say that no, they will not be given a house. जेडीयू के केसी त्यागी ने नियामक के साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने की मांग की। में ध्यान रखना है आपको, इसके जो रेगुलेटरी बोर्ड बना रहे हैं उसकी समय रेखा शायद दवे साहब तय नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इन मुकदमों की मियाद भी तय हो कि ज्यादा से ज्यादा ये डिस्प्यूट 6 महीने में समाप्त हो जाए, उन्हें फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने रियल एस्टेट उद्योग के हितों का भी ध्यान रखने पर जोर दिया। ये सजा का प्राविधान आप हटाकर उसमें फाइन आपने 10% या 15% जो भी रखा है, अच्छा हैंडसम अमाउंट है फाइन का, तो शुरुआत फाइन में रखिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर अमेंडमेंट ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू से इतना आप भय पैदा कहीं ना कर दें कि मालूम पड़ा रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह बैठ जाए। आगे जाने वाले वर्षों में ये इसमें संशोधन होते होते इसको काफ़ी सुधार होगा और एक सामान्य उपभोक्ता जो अपना घर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हर सरकार कहती है कि हर गरीब के सर पर छत होना चाहिए। ये हमारी मंशा बहुत अच्छी है, नोबल आइडियाज, बट दे विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। विधेयक 2015 में प्रावधान है कि डेवलपर खरीदारों से ली गई रकम का 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा कराएंगे। राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। बिल के प्रावधान रिहायशी और व्यावसायिक
दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बदलने के लिए डेवलपर को 66% खरीदारों की मंजूरी लेनी होगी। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर आर सिंह साहब हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा, इस नए कानून के जरिए जो एक बड़ी उम्मीद की जा रही है कि बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी, गुणवत्ता सुधरेगी, टाइम पर पोजीशन हो सकेगा, क्या आपको लगता है कि उम्मीदें पूरी होंगी? जरूर पूरी होंगी, क्योंकि ये बिल में मेन इसका उद्देश्य है वो है ट्रांसपेरेंसी। और शुरू में ही सारी चीज़ें जो इतने डॉक्यूमेंटेशन हैं और जो भी अप्रूवल्स एक्सेट्रा आने हैं, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास होएगा। तो इसमें कोई चांस नहीं रहेगा कि कोई भी उपभोक्ता या कोई भी बायर इसमें चीटिंग कोई कर सके उसके साथ में। तो एक बहुत बड़ा जो ट्रांसपेरेंसी का क्लॉज इसमें है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके हित में है। क्या ये माना जाए, जो है जो उपभोक्ता से पैसा लिया जाता है जी, क्या ये माना जाए सर कि जो अब तक तमाम तरह की चीटिंग्स होती थी उपभोक्ताओं के साथ, उन चीटिंग्स पर पूरी तरीके से रोक लगाने में ये कामयाब होगा, या अभी भी आपको लगता है कि कोई पतला सकरा रास्ता है जहां से बिल्डर निकल सकते हैं और जो हेराफेरी कही जाती है या फिर मैं कहूं कि झूठ या तमाम तरह के वादे हैं, उसका कहीं कोई रास्ता देता है ये? नहीं, हमारे को ऐसा नहीं लगता है कि इसके बाद कोई भी चीटिंग, कोई चीटिंग का कोई संभावना है। और कुछ लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इस नए कानून के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कि पूरा का पूरा सेक्टर है ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, कि जिस तरीके की ग्रोथ इसमें देख रही थी, कहीं उसकी आशंका आपको नजर आती है? इनिशियली ये हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम लगेगा इस चीज को अडॉप्ट करने में, और डेवलपर्स जो हैं अभी इसके यूज टू नहीं हैं। उनको जो है उनका मॉडल, जो बिजनेस मॉडल है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इसके वजह से, क्योंकि अभी जो पैसा वो लेते थे उस सारे पैसे को वो अपने दूसरे बिजनेस में भी लगा देते थे, जिससे कि जो बिजनेस जिसके लिए वो पैसा लिए हैं उसको प्रभावित होता था। अभी जो है ये संभावना कम हो जाएगी, तो बिजनेस ये ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट ये कम हो जाएगा। तो इसमें डेवलपर्स को अपने बिजनेस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसको कुछ टाइम लगे। क्या इस नए कानून के बाद सिंह साहब जो रेट की बात है, यानी कि जो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं आम उपभोक्ता के लिहाज से, वहां पर भी आपको लगता है कि उस लेवल पर आएंगे जो कि रियल कहा जा सकता है? देखिए, प्राइसिंग मार्केट रेगुलेटेड है और इसका जो है ये नहीं हो सकता है कि कोई भी आदमी या कोई भी डेवलपर अपने मनमर्जी से अपने मुताबिक किसी चीज का, क्योंकि अगर उसको मार्केट में रहना है, उसको मार्केट में बिजनेस करना है, तो मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा। और इसको ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितना होगा, कैसे होगा, बट जो भी प्राइस होगा वो मार्केट रेगुलेटेड होएगा। एक आखिरी सवाल सर, इन पिछले कुछ वर्षों में, मैं कहूँ कि पिछले एक दशक में, जब ये जिस तरीके का सेक्टर था, कुकर मुत्ते की तरह हमने देखा कि बिल्डरों की दुकानें खुली हैं। आपको लगता है कि इस नए कानून के बाद जो तमाम लोग इस फील्ड की तरफ बढ़ते थे और बहुत जल्द पैसा कमाकर बड़ा नाम करने की एक ख्वाब सजोते थे, कम से कम उन पर रोक लगेगी जो असली लोग हैं, यानी कि वो लोग जो वाकई रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर सीरियसली इसमें काम करना चाहते हैं, वही अब टिक पाएंगे? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो सीरियस प्लेयर हैं वही इस सेक्टर में रहेंगे, जो नॉन सीरियस हैं वो सेक्टर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो इस कानून के अंदर में उनको काम करना मुश्किल होएगा। बहुत शुक्रिया आर सिंह साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें।
দুঃখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে रविंद्र संगीत, निशिदिन पराधीन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत संगीत, लगे उनसे नैना। सानिध्य मिला जिन्हें कई घरानों का। हम तो पैदा होते हैं एक घर में, मगर जब बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। घराना इज ए यूनिकनेस, घराना इज ए कन्फाइनमेंट। तो दोनों को बैलेंस से आपको आगे जाना है। मिलिए इस बार शख्सियत में पंडित अजय चक्रवर्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने आपराधिक साजिश के तहत उद्योगपति विजय माल्या को देश से बाहर जाने दिया। मुख्य विपक्षी दल ने संसद में आज ये मुद्दा उठाया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि माल्या को यूपीए सरकार में कर्ज मिला था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार विजय माल्या को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि माल्या को देश से बाहर जाने की अनुमति आखिर कैसे दी गई। सवाल ये था कि ये जो भागे हैं इनको आपकी सरकार ने भागने क्यों दिया? 9,000 करोड़ रुपए जिन्होंने सरकार से चोरी किए हैं उनको आपने निकलने क्यों दिया? इसका जवाब कोई नहीं आया। वहीं वित्त मंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को क्वात्रोकी की याद दिलाई। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इतला की कि बोफोर्स के बेनिफिशियरीज में क्वात्रोची भी हैं, और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे थे पहले के माधवन, उन्होंने उसी वक्त पत्र लिखा कि इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाए, तो उनको रोका नहीं था उस वक्त की सरकार ने, और 2 दिन में वो भारत छोड़ गए थे। राज्यसभा में भी नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जब इतनी एजेंसियां उसकी इंट्रोगेशन कर रही थी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं हुआ था? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि माल्या को यूपीए सरकार में ही कर्ज मिला था। पहली बार इनका अकाउंट 30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ। उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया। दरअसल माल्या पर एसबीआई समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर माल्या को देश से बाहर जाने से रोकने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत को बताया कि माल्या 2 मार्च को ही देश से बाहर चले गए हैं। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूपीए सरकार ने इशरत जहां एनकाउंटर में तथ्यों को छुपाया और हलफनामे में बदलाव भी किए। उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद गुजरात में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाना था। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में बीजेपी सांसदों की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इशरत मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए एक और अपने अन्य जो लोग वहां थे उनको फंसाने के लिए एक प्रकार की यह गहरी साजिश थी। कांग्रेस ने नियम 193 के तहत इस मसले पर चर्चा की मांग की, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के बयान में गुजरात सरकार को सही ठहराने की कोशिश की गई है। They want to justify Gujarat government, then Gujarat government was done this fake counter trial. But we are ready for an open discussion. We asked the speaker to make it as a 193 discussion. पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने दावा किया है कि पूर्व गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने दबाव देकर 2009 में इशरत मामले में केंद्र सरकार का हलफनामा बदलवाया था। पिल्लई के मुताबिक इसका मकसद इशरत को आतंकी संगठन से जुड़े होने की सच्चाई को दबाना था। जून 2004 को अहमदाबाद में एक मुठभेड़ में इशरत जहां और उसके 3 साथियों को गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दी और इसके तहत गरीब परिवार की महिला सदस्य के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 3 साल में इस योजना में 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही सरकार ने सिंगल लाइसेंस हाइड्रोकार्बन पॉलिसी और एमएमडीसी संशोधन बिल को मंजूरी दी। साथ ही अंडर डेवलप्ड गैस डिस्कवरीज के लिए एक नया प्राइसिंग फार्मूला भी तय कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आम बजट की घोषणाओं को लागू करने में तेजी से अमल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रामीण परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। इसी साल हम इस 2,000 के साथ साथ और 8,000 10,000 नया वितरक खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें से सिलेंडर 5 करोड़ नया कनेक्शन लगेगा, तो चूल्हा, रेगुलेटर, पाइपलाइन, सिलेंडर, ये सारे की जो प्रोडक्ट है अपने आप में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर में ग्रोथ आएगा। इसके अलावा सरकार ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। कैबिनेट ने 28 मिड और स्मॉल गैस फील्ड्स के लाइसेंस के अलावा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे मुश्किल फील्ड्स में गैस निकालने की आज़ादी कंपनियों को मिल गई है, जिसे वो बाजार भाव पर खुद बेच सकेंगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। एक पॉलिसी बनाया, एक फार्मूला बनाया, जिसके अंदर उनको मार्केटिंग फ्रीडम मिलेगी, उनको प्राइसिंग फ्रीडम मिलेगी। ये करते हुए कंज्यूमर के हितों को भी हमने ध्यान दिया, उसको एक कैपिंग भी किया है। कैबिनेट ने एमएमडीआर संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनियों को अपनी यूनिट के साथ माइन बेचने की भी आज़ादी होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। असम में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद ने आज 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी भी कल असम के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस के गढ़ मुर्शिदाबाद में रैली की। असम विधानसभा चुनाव के लिए असम गण परिषद की पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम भी है। प्रफुल्ल महंत बरहमपुर से चुनाव लड़ेंगे। सूची में ज्यादातर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकों के नाम हैं। बीजेपी से गठबंधन के तहत पार्टी को 24 सीटें मिली हैं, लेकिन पार्टी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेगी। वहीं बीजेपी असम के लिए बुधवार रात को पहली सूची जारी कर चुकी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल समेत 88 उम्मीदवारों के नाम हैं। सोनोवाल माजुली आरक्षित सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। असम के चुनाव के दृष्टि से सबसे पहली बात तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व है, युवाओं का, महिलाओं का, समाज के सभी वर्गों का, और ये एक जिसे हम कहते हैं कि ग्रेटर असमी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है। असम के अलावा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए भी 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र बोस को ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। अब समय आया सही परिवर्तन आने का, और भारतीय जनता पार्टी ये सही परिवर्तन लाने का पूरा कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी का चुनाव अभियान जोरों पर है। उन्होंने मालदा के बाद गुरुवार को मुर्शिदाबाद में रैली की। दोनों ही जिले कांग्रेस के गढ़ हैं। ममता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीपीएम के बीच तालमेल इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ही दल अकेले टीएमसी का मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस मुर्शिदाबाद जिलाয় ওনারা 60 বছর ধরে কি করেছে, যদি 40 বছর ধরে নেন सीपीएम कांग्रेस কি করেছে। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 6 चरण में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर बीजेपी ने कहा है कि अगर पार्टी असम में सत्ता में आती है तो असम समझौते को लागू किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा से खास बातचीत में बात कही। असम में जो विदेशी घुसपैठे का जो समस्या है सदियों से चल रहा है, इस समस्या का हल निकालने के लिए कांग्रेस ने असम समझौता भी उन्होंने दस्तखत किया था। समझौता उन्होंने बार बार मौका मिलने के बावजूद उन्होंने लागू नहीं किया। असम कोर्ट को लागू करेंगे। असम में बसे हुए बराक ब्रह्मपुत्र हमारे जो मैदान है, ये मैदान में बसे हुए
बिगर जो असमी सोसाइटी है, ग्रेटर असमी सोसाइटी हो, असमिया हो, मारवाड़ी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, सबका सुरक्षा व्यवस्था हम करेंगे। एनजीटी ने कहा है कि अगर आर्ट ऑफ लिविंग ने 5 करोड़ रुपए जमा नहीं कराया तो कानून अपना काम करेगा। संस्था को आज 5 करोड़ रुपए जमा कराने थे, लेकिन श्री रविशंकर ने एनजीटी के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। शुक्रवार से शुरू हो रहे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दिल्ली में विश्व संस्कृति उत्सव का आयोजन कर रही आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अब शुक्रवार तक मोहलत मिल गई है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले 5 करोड़ रुपए की रकम जमा करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कार्यक्रम पर रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी। 9 मार्च को उन्होंने दोबारा डायरेक्शन दिया है। अगर इसका भी वायलेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट को अपनी गरिमा बचाने के लिए जो भी ऑर्डर पास करने चाहिए, हम जरूर कहेंगे कि अगर आपकी ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो फिर इस इवेंट को नहीं होना चाहिए। इससे पहले संस्था के संस्थापक श्री रविशंकर ने एनजीटी के फैसले को चुनौती देने की बात कही। उसका हम कॉन्टेस्ट करेंगे। 3 जने आके आधा घंटे वहां घूम करके कोई रिपोर्ट देके चले जाते हैं, वो हमको मान्य नहीं है। दोबारा भेजें, हमको बताएं कितना कहाँ डैमेज हुआ, पहले क्या क्या था वहां पर वो दिखाएं। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में हो रहे इस आयोजन को एनजीटी ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी थी। एनजीटी ने यमुना नदी में एंजाइम डालने पर रोक और कार्यक्रम स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने को कहा था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। इसरो ने आज 6ठे नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1F का सफल प्रक्षेपण किया। 7वें और आखिरी नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण अगले महीने होगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 3, 2, 1, 0 + 1 PS1 on ground। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-32 ने जैसे ही आसमान में उड़ान भरी, इसरो का नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1F अपने मिशन पर रवाना हो गया। करीब 20 मिनट बाद ये अपने कक्ष में पहुंच गया। Now the PSLV C-32 has put the satellite into the right orbit, and we have only one more satellite in this constellation to complete our sequence of 7 satellites for the regional navigation satellite, which we expect to do sometime next month. करीब 44 मीटर लंबे IRNSS-1F का वजन 1425 किलोग्राम है। इसका मकसद स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को सटीक और बेहतर बनाना है। जैसे फ्लीट आपके जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनका ट्रैकिंग करना या GPS एनेबल्ड जो भी डिवाइसेस होते हैं, किसी कार में जैसे हम लोग लगाते हैं कि वो कोई कार कहाँ पर कितने बजे है, तो वो सब मॉनिटरिंग भी हमारे अपने सिस्टम से आसान हो जाएगी। और ये जो आम आदमी को जो इससे फ़ायदा पहुंचेगा, वो इन क्षेत्रों में पहुंचेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी। इससे पहले नेविगेशन सिस्टम से जुड़े 5वें उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह 24 घंटे नेविगेशन क्षमता हासिल कर ली थी। IRNSS प्रोजेक्ट के 7 उपग्रह हैं। IRNSS-1A का प्रक्षेपण जुलाई 2013 में हुआ था। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और खबरें संक्षेप में। अयोध्या मामले में खंडपीठ की अगुवाई कर रहे न्यायमूर्ति V गोपाल गौड़ा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। CBI ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के संबंध में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और 16 अन्य पर साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। आतंकी हमले के मामले में 22 से 25 मार्च तक डेविड हेडली की फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। इस दौरान हेडली के बयानों को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। गुरुवार को पंजाब यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना। आरजेडी से निलंबित विधायक राज वल्लभ यादव ने गुरुवार को बिहार शरीफ कोर्ट में सरेंडर किया। यहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। यादव पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। आर्म्स एक्ट मामले में फंसे सलमान खान गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने वन अधिकारियों पर फंसाने का आरोप भी लगाया। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजपाल सिंह कहलोन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कहलोन को कथित तौर पर अवैध तरीके से 20 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया है।
श्रीलंकाई नौसेना ने 4 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है। इन पर समुद्री सीमा के पार जाकर अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप है। सभी मछुआरे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पाकिस्तान ने भारत को दोनों देशों की जेलों में बंद मछुआरों की रिहाई के लिए एक ज्ञापन भेजा है। पिछले साल जुलाई में उफा सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी थी कि राष्ट्रीयता की पहचान के बाद मछुआरों को 2 हफ्ते में रिहाई के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 4 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। पुलिस मामले से जुड़े संदिग्धों की तलाश कर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने उनके पूर्व ड्राइवर को म्यांमार के अगले राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। 1960 के बाद से ये पहला मौका है जब देश में चुनाव हुए हैं और अब इस देश को एक राष्ट्रपति। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।